हम सिर्फ सत्ता सत्ता चिल्लाना नहीं सीखे, हम राष्ट्र हित की बात करना भी जानते हैं। देश अब राजनीति की चक्की में पीसना नहीं चाहता। समाज और सरकार के तकरार से निकलकर करेंगे हिंद की बात। जय हिंद। जितना प्रेरणादायक नाना साहब का जीवन था, उतनी ही उलझी हुई उनकी मौत की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत के खास कार्यक्रम जय हिंद में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। आपको बता दें कि कानपुर से लापता होने के बाद नाना साहब के जीवन का कोई भी सही प्रमाण या दस्तावेज नहीं मिलता है। इतिहास जितना प्रेरणादायक है, उतना ही दिलचस्प भी। कई लोग आए और कई लोग चले गए, लेकिन कई ऐसे लोग जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। लेकिन उनकी भी जीवन तो बहुत प्रेरणादायक, लेकिन मौत भी पहेलियों से भरी हुई है। ऐसा ही एक किरदार थे पेशवा नाना साहब। जी हाँ, उनको पेशवा बाजीराव के नाम से भी जाना जाता था। आपको बता दें कि नाना साहब का कानपुर से लापता होने के बाद उनकी मृत्यु के कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। आखिर वो कहाँ गए, इस पे कई सारी कहानियां सुनने को मिली, कई सारे तरह तरह की बातें सुनने को मिले, लेकिन आखिर में असल में नाना साहब की मृत्यु कैसे हुई, आज तक किसी को पता नहीं चला। नाना साहब चुप बैठने वालों में से नहीं थे। आपको बता दें कि अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उनका पूरा जीवन बीत गया, लेकिन कानपुर पर अंग्रेजों का दोबारा कब्जा होने के बाद नाना साहब का कोई भी सही दस्तावेज या प्रमाण नहीं मिलता है। नाना साहब के गायब होने के बाद कानपुर पर उनके विश्वास पात्र सेनापति तात्या टोपे ने अधिकार करने की कोशिश की, मगर वो सफल नहीं हो सके। आपको बता दें कि कानपुर से लापता होने के बाद कोई भी सही दस्तावेज और या प्रमाण नहीं मिलते हैं नाना साहब का। 1749 में छत्रपति शाहू जी ने पेशवाओं को मराठाओं का शासक बना दिया था। शाहू जी का अपना कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने पेशवाओं को शासक बना दिया था। मराठा मंत्रियों को पेशवा कहा जाता था। वहीं 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहब को मराठा सिंहासन नहीं मिला। अंग्रेजों ने नाना साहब को कुछ पाउंड सालाना पेंशन के रूप में देना निश्चित किया था, परंतु नाना साहब ने पेशवा की उपाधि ग्रहण कर ली और अंग्रेज सरकार ने पेंशन भी रोक दी। दीवान अजमीरुल्लाह खान की सहायता से नाना साहब ने इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को आवेदन पत्र भेजा। अजमीरुल्लाह ने बहुत से प्रयत्न किए, लेकिन सफल नहीं हुए। नाना साहब को अंग्रेजों के इस रवैये से बहुत दुख हुआ। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर जैसा कि इतिहास के हर बिंदु के साथ ही होता गया है, नाना साहब चुप बैठने वालों में से नहीं थे। अंग्रेजों से अनबन के बाद नाना साहब ने तीर्थ यात्रा प्रारंभ कर दी। इतिहासकार मानते हैं कि एक तरीका था देश के अलग अलग क्षेत्रों के राजाओं को एकजुट करने का। 18 अप्रैल 1897 को नाना साहब अपने खासमखासों के साथ लखनऊ पहुँचे। मुगल बादशाह बहादुर शाह, बेगम जिन्नत महल और दिल्ली दरबार के अन्य लोग भी शामिल मिले। लखनऊ से लेकर ये अम्बाला पहुँचे। इसके अलावा नाना साहब बिहार के कुंवर सिंह से भी मिले। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1857 की क्रांति इसलिए सफल नहीं हो पाई क्योंकि क्रांति तय तारीख पर शुरू नहीं हो पाई। वहीं जनवरी 1857 में एक छोटी सी बात पर कोलकाता के दमदम क्षेत्र में क्रांति शुरू हो गई, पर नाना ने तय तारीख 31 मई तक रोकने का निर्णय लिया। क्रांति का कारण था सुअर और गाय के मांस से बने काटिल। 1857 की क्रांति के साथ कई बातें होती हैं, लेकिन आपको बता दें कि सती चौरा घाट पर सैकड़ों निर्दोष अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को मौत का घाट उतारना उन्हीं घटनाओं में से एक है। नाना साहब का जीवन अंग्रेजों से लड़ते लड़ते ही बीता, पर उनकी मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है। कुछ दस्तावेजों के अनुसार सितंबर 1857 में नाना मलेरिया बुखार से ग्रसित हो गए, पर ये तथ्य भ्रामक है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और राव साहब ने 1858 में ग्वालियर में नाना साहब को अपना पेशवा स्वीकार किया था। 1859 में नाना साहब नेपाल चले गए थे। 1860 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा नाना और उनकी पत्नियों को नेपाल में होने की जानकारी मिल गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नेपाल में रहने के दौरान ही शिकार के दौरान नाना साहब बाघ के हमले के शिकार हो गए। अगर ऐसा है तो 1860 में ब्राह्मण वेंकटेश्वर ने अंग्रेजों को नेपाल में होने की खबर कैसे दी? तब वो ब्राह्मण कौन था जो गुजरात के सीहोर में एक मंदिर में 46 साल तक दयानंद महाराज बनकर रहा था? कुछ दस्तावेजों के अनुसार सितंबर 1857 में
नाना मलेरिया के बुखार से तो ग्रसित हो गए, लेकिन अभी भी उनकी मौत की कहानी उलझी हुई है और इस पर यकीन करना मुश्किल है। 1970 के दशक में केशवाल महता के घर में 3 दस्तावेज पाए गए। उन दस्तावेजों में से 2 दस्तावेजों पर स्वयं नाना साहब के हस्ताक्षर थे। ये दोनों पत्र नाना ने अपने गुरु हर्षराम मेहता और उनके भाई कल्याण जी मेहता को लिखे थे। कल्याण जी ने नाना साहब की अंग्रेजों से बचाने में सहायता की थी। कल्याण जी की डायरी भी कहती है कि किस तरह नाना साहब गुजरात आए थे। डायरी के अनुसार नाना जी की मृत्यु 1903 में हुई। वहीं 1953 के एक हिंदी समाचार पत्र के अनुसार नाना साहब 1926 तक जीवित थे। ये दावा किया गया था। बाजीराव उर्फ सूरज प्रताप ने, जो खुद को पेशवा नाना साहब के पौत्र बता रहे थे, इतिहासकारों ने नाना की मृत्यु की कई तारीख बताई थी। सूरज प्रताप उत्तर प्रदेश असेंबली के स्पीकर एजी खेर से मिले और उन्हें अजमीनुल्लाह खान की डायरी का हिंदी अनुवाद सौंपा। डायरी के अनुसार नाना साहब 1857 की लड़ाई के बाद नेपाल में छिपे थे, पर उनकी मृत्यु वहां नहीं हुई। अंग्रेजों को चकमा देने के लिए उन्हें गलत जानकारी दी गई थी। अजमीनुल्लाह खान की डायरी के अनुसार नाना साहब अपने तीनों बेटों के साथ प्रतापगढ़ गए। उनके सबसे छोटे बेटे ने एक कायस्थ कन्या के साथ विवाह भी किया। इस डायरी के अनुसार नाना साहब की मृत्यु गोमती नदी के किनारे सीतापुर में सन 1926 में हुई। अंग्रेजों ने तो नाना साहब की खोज छोड़ दी, मगर हम भारतीयों के पास भी उनकी मृत्यु का सही दस्तावेज मौजूद नहीं है। हमारे हिंद भारत के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हिंद भारत के साथ। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।